वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय जय मुनिवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई नहीं आवाज उठाता उनकी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल उठाता है आवाज। तो आज का हमारा टॉपिक है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। ये हमारा हर टाइटल रहता है कि आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे उनको ही मानते जिनको जो सच बोलना जानते हैं। आज की डेट में सच ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया, सच मिलता नहीं, झूठ के तो पूरे भंडार खुले हुए हैं। लेकिन आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि क्या जाट शूद्र हैं। जानिए सच क्या है कि आजकल शूद्रों को, जाटों को जो है ना, शूद्र की मजाक घसेटा जा रहा है। कोई कहता है जाट पहले शूद्र थे या शूद्र हैं, या इस तरह की बात करी जा रही है। तो उसमें हमारे साथ गुरविंदर सिंह जुड़े हैं इसमें कनाडा से। तो पहले इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। जी गुरविंदर सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਪੂਲਰ ਬਲੀਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਕਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ गुरविंदर सिंह जी थोड़ा हिंदी बात करेंगे तो इधर साउथ इंडिया में सारे जाएगा प्रोग्राम। आप पंजाबी में बात कर रहे हैं, ठीक है हिंदी में, हाँ हिंदी में करेंगे। तो ऐसा कि हो सकता है कि मेरे कुछ एक भाइयों को थोड़ा मेरी बात करने पे दुख भी लगे और तकलीफ भी हो कि ये ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि मैं एक कुछ जो मेरे लिए बहुत महान शख्सियत है और सिख धर्म की बहुत बड़ी शख्सियत है, उनके जो उनके बारे में बात कही गई है उस पर भी थोड़ा सा बात करूंगा कि उन्होंने हमें क्या दिया और हमने क्या उसको प्रचार दिया किसी और के एजेंडे को आगे प्रमोट करने के लिए। जी जी और साथियों, हम पहले बताना चाहते हैं कि हमारा मकसद क्या है कि अभी मैं सिख हूँ, ये दूसरे मतलब ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को मैं सिख नजर आ रहा हूँ, ये आपको ऐसे नजर आ रहे हैं हम शूद्र की बात क्यों कर रहे हैं। बात क्या है कि दरअसल जो बम्बड़ भूषा कहते हैं, जिसको दुविधा खड़ी है, दुविधा हम भाई भाई बैठ के बात कर सकते हैं, इसमें क्या है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो भी हमारे बीच में समस्याएं चल रही हैं, समस्या से अगर लोगों परेशान है या लोगों को दुश्मन मतलब दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है लोगों के लिए खतरनाक है, तो उसको हम चाहे जैसे मर्जी मुसलमान है, सिख है, जैन है, कोई भी अगर बात कर सकता है हमारे साथ में। ऐसी बात नहीं। हम टॉपिक ऐसे रखेंगे ताकि लोगों को सुधार मतलब उसमें तो कोई नई जानकारी मिल सके। इसकर हमने टॉपिक रखा है। अगर किसी का कोई सवाल है, कोई हम अपने लाइव चला हमारे फेसबुक पर, कोई भी हमने लिंक शेयर कर दिया, अगर किसी का कोई सवाल है, कोई आगे जुड़ कर बात कर सकता है। और चाहे ब्राह्मणी कोई ना हो, कोई भी हो, बेधड़क होकर बात कर सकते हैं। यहाँ डरने की लोड़ नहीं है किसी। हम ना तो भूत है, ना प्रेत है, ना कोई जन्नात है, इंसान ही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सवाल कर सकते हैं अगर। तो जी आप जो है इसमें पहले बताएं कि बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है कि जाटों को शूद्रों की कैटेगरी में खींचा जा रहा है। क्या ये पहले शूद्र थे या इसमें सिर्फ अभी इनको घुसेटा जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण समझते हो आप? जी हाँ जी, सबसे पहले तो ये बात है कि जो देखिए दो अलग अलग भारत हैं। भारत में दो अलग अलग भारत, एक है उत्तरी भारत और एक है साउदर्न भारत जो कि दक्षिणी भारत है, जो कि कल्चरली ट्रेडिशनली या लिंग्विस्टिक बेस पे एक नहीं है। ठीक है, पहले हमें ये बात समझनी है। और नॉर्थ इंडिया में जितनी भी जातियां रह रही, जिनको जातियां बोलते हैं, जहां आजकल लोग ने अपना असल शब्द बोलना शुरू कर दिया है, जिनको कबीले बोलते हैं। और अगर हम देखें तो जो भारत है ये तो कल बना है, पर अगर देखें तो हम कबीले तो बहुत दूर तक फैले हुए हैं। जैसे कि कबीले, कुर्दिश कबीला है, एक बहुत बड़ा कबीला है, इसके बारे में लोगों ने सुना होगा। इराक में कबीले बैठे हुए हैं। और अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इनका डीएनए जो है, जितने भी लोग हैं, चाहे जाट हैं, गुज्जर हैं, और जितना भी नॉर्दर्न में बैठा हुआ है, मैं आपको सीरीज बाय सीरीज प्रूव कर दूंगा कि इनमें से कोई भी शूद्र नहीं है। इनको जानबूझ के नीचे लाया गया है ताकि इनकी मानसिक अवस्था ऐसी बना दी जाए कि उनको उनमें लड़ाई करने की, या जिसको बोलते हैं न्याय के खिलाफ जंग करने की मानसिकता बिल्कुल उनमें से खत्म कर दी जाए। मतलब आप किन किन की बात कर रहे हैं भारत में रहने वाले जाटों की, कि सिर्फ या जो और एसटी एससी ओबीसी के लोग सभी की बात कर रहे हैं आप? जी मैं सभी की बात कर रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे आपको
स्टेप बाय स्टेप प्रूव करूंगा कि चाहे इस समाज में जाट रह रहे हैं, चाहे इस स्टेप में इस साइड में गुजर रह रहे हैं, चाहे इस साइड में चमार रह रहे हैं, चाहे इनको जिनको वाल्मीकि बोला जा रहा है, चाहे तरखान है, सैनी है, लुबाना है, कंबोज है, जितनी भी कबीले इधर रह रहे हैं उनका इस जो शूद्र की स्टोरी है इससे दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। मतलब अभी तो आप जाटों को शूद्र से बाहर निकाल कर दिखाया हमने, जाटों को क्या शूद्र मतलब कैसे इसको, किन लोगों ने इसको शूद्र बनाया और आप कैसे इनको बाहर निकाल सकते हैं? हाँ जी, अगर आप जाटों की बात लें तो जो जाटों का कबीला है वो जाटों का कबीला तो इराक, ईरान हर जगह पे बैठा हुआ है जी, ठीक है जी। और जो ये ब्राह्मण के ग्रंथ हैं ये सिर्फ बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की, ठीक है ना, तो इनका वहां तक तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर हम उसको ध्यान से देखें तो जॉर्जिया तक हर जगह पर जाटों का कबीला बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो जितने भी शूद्र जिनको ये लोग बोलते थे, जो इधर इनके साउथ ईस्ट एशिया में एक शूद्र क्लास इन्होंने क्रिएट की हुई थी, सर्वेंट क्लास, उनके पास जमीनें बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है जी। और मैंने अपने बहुत से दर्शकों, बहुत से प्रोग्राम देखे ऐसे जिसमें कि दर्शकों को ये परोसा जा रहा है कि जाटों को, जो नॉर्थ भारत में जो लोग जाट हैं उनको जमीन बंदा सिंह बहादुर जी ने दी है। और ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो रिफॉर्म किया, उन्होंने पंचायती सिस्टम का जो रिफॉर्म किया वो बहुत बड़ा है। उनका योगदान जो देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया उधर में भारत में बहुत बड़ा है। पर उनके रिफॉर्म के साथ में जो एक और बात पेची जाती है वो ये है कि बंदा सिंह बहादुर जी ने ही उनको जमीनें दी हैं। तो मेरा सवाल उन लोगों से ये है कि जाट तो सिंध में भी बैठा है, सिंध पर बंदा सिंह बहादुर जी का कोई राज नहीं था और सिखों का भी कभी राज नहीं हुआ सिंध पे। जाट तो आज यूपी में भी बैठा हुआ है, जाट नॉर्दर्न एमपी में भी बैठा हुआ है, जाट राजस्थान में भी बैठा हुआ है। तो अगर हरियाणा और पंजाब का एक छोटा खिता जहां पे ये बंदा सिंह बहादुर जी का राज था, वहां पे तो चलो मान लिया कि जमीनें जो हैं वो जाटों को सिर्फ और सिर्फ बंदा सिंह बहादुर जी ने दी हैं, ये बाकी की सारी जो जमीनें हैं ये जाटों के पास कहां से आ गई? और एक और बहुत बड़ी भूल है, नॉर्थ इंडिया के लोग सोचते हैं कि जाटों के पास बहुत ज्यादा जमीन है, ऐसा नहीं है। जाटों के पास सिर्फ 18 से 20% इंडिया की जमीन है, बाकी सारी की सारी जमीन जो है वो दूसरे कबीलों में बटी हुई है। और जैसे जैसे हम पंजाब से बाहर निकलते जाएंगे या हरियाणा से दूर होते चले जाएंगे तो ये जो जमीन है ज्यादातर जमींदारों के पास है, ठीक है, जमींदार जो सोसाइटीज हैं उनके पास है। पर जितनी भी जाटों के पास जमीन है ये हमें जरूर समझ लेना चाहिए कि ये जो जमीन है बहुत देर से है। और मैं एक और बात बता दूं, मेरा एक, जैसे हमारे इधर तेली समाज है, तेली समाज के लोगों से बात हुई और इवन आप देखेंगे वो जो हमारी चमार बरादरी है, जहाँ वाल्मीकि बरादरी है, कहीं कहीं पे उनके पास भी जमीनें हैं, जो सैनी बरादरी है उनके पास भी जमीनें हैं। तो अगर हम प्योर शूद्र पे जाएं तो शूद्रों के पास जमीन का कोई काम नहीं है, ठीक है जी, जैसे लिखा हुआ है जगह जगह के। पर इधर सारे खित्ते में हर कबीले के पास जमीन जरूर रही है, कम या ज्यादा, और शूद्र के पास 1 इंच भी उसकी खुद की जमीन होना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें शूद्र का मतलब क्या है? इसमें ये जो शूद्र बनाए हैं कि इसने मतलब ब्राह्मणों के ग्रंथों में लिख दिया गया शूद्र, मेरे ख्याल से जो हमने की किताब पढ़ी है जिसका नाम है मूल निवासी जागृत संवाद, उसमें जो है ना शूद्र को जो ओबीसी में कैटेगरी में, जो ओबीसी में जैसे जैसे मतलब जाट हैं या सैनी हैं या यादव हैं, इनको शूद्र सछूत शूद्र बताया। और जो अछूत हैं, जिनको चमार हैं, भंगी हैं, जिनको भंगी बोलते हैं, चमार हैं, इसे इनको तो अछूत में बनाया, इनको तो उसको बाहर निकाल दिया इनको, ये तो किसी काम का है नहीं। लेकिन जो शूद्र हैं जिनको बताया गया उनको तो इसमें जो इनके जो क्या नाम इनका जो ग्रंथ है, मनुस्मृति कहते हैं इसको, उसमें लिखा हुआ है कि इसमें अगर कान में अगर कोई उसका नाम सुन ले तो उसको कान में शी का पिंगड़ा डाल दो, अगर वो जीभ से कोई राम का नाम ले या भगवान का नाम उसकी जीभ काट लो। तो ये किन के लिए सजा दी थी? सजा क्यों लिखी, मतलब ऐसा क्यों किया कि इतनी आदमी से इतनी नफरत क्यों? हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, जो कि हम आगे चल के सीरीज बनाएंगे। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये धार्मिक ग्रंथ यहाँ से हैं कि नहीं। मैं आपसे इस बात का आपके माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं
कि कोई भी आदमी किसी भी 5 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को या रिसर्चर्स को बिठा के इंडिपेंडेंट डिबेट करना चाहे कभी भी, मैं उसको प्रूव कर दूंगा कि ये जो जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं इनका उत्तर भारत से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है जी। तो ये जहां पे बैठकर लिख रहे थे ये ग्रंथ साउथ ईस्ट एशिया में, वहां पे ये क्लासेस डिवाइड कर रहे थे। और ये सच्ची बात है कि इन्होंने लोगों को शूद्र लिखा। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी शूद्र था और शूद्र की जैसे ही शूद्र या दलित जिनको इन्होंने लिखा हुआ है जी, वो क्या करते थे, जब उनकी औरत का हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वो उसको एज ए देवदासी मंदिरों में चढ़ा देते थे। मेरे ख्याल से 2016 का वाकया है जब द लास्ट जो देवदासी लेडी थी वो आजाद हुई है कि उनकी डेथ हुई है। मैंने काफी देर पहले पढ़ा था कि उसके बाद में इन्होंने बोला कि जी देवदासी जो प्रथा है वो खत्म हो गई। और देवदासी का मतलब क्या होता था, अगर एक्चुअल में देखा जाए, झूठ बोलने को तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। देवदासी वो लड़की होती थी जिसके घर वाले उसको मंदिर के नाम पर चढ़ा देते थे और जो भी मंदिर का पुजारी वर्ग होता था वो उसके साथ कुकर्म करता था। जी जी। ऐसी प्रथा कभी भी उत्तर भारत में नहीं रही। ना जो शूद्र थे ना दलित थे। अगर वो एक्चुअल में शूद्र दलित होते तो यहाँ पर भी जगह जगह आपको देवदासियों के मंदिर देखने को मिलते जी। ठीक है जी। और भी बहुत सारी एग्जांपल हम लोग आगे चल के देंगे कि ये जितना भी साउथ ईस्ट एशिया का जिसको कचरा कह सकते हैं, इसको इन्होंने नॉर्थ इंडिया या आगे तक फैलाने की कोशिश की। और अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी आपको जो मंदिर है वो पुराना नहीं मिलेगा। और अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछें कि जो लोग यहाँ पे अपने आप को स्वर्ण क्लास कहलाने की बार बार कोशिश करते हैं, 700 साल पहले तक उनके हालात क्या थे ये आपको आपके बुजुर्ग बता सकते हैं कि उनके हालात बहुत ही दयनीय थे। गांव-गांव में उनका काम था लोगों से जाकर मांगना और उस तरह से अपनी रोजी चलाना, ना कि उनका काम था कि लोगों के ऊपर शासक बन के बैठना। हाँ, आजादी के बाद में जरूर उनके हाथ में पावर आई है और मैं आपको डेटे के साथ प्रूव करूंगा कि उन्होंने ओबीसी, एससी और एसटी की नौकरी, ओबीसी एससी एसटी की मिनिस्ट्रीज, हर जगह पे उनके हक खाए हैं, तब जाके उनमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर आज का आज जनगणना हो और हर जाति को अपनी आबादी के अनुपात से रिजर्वेशन हो जाए हर जगह पे, तो ये जो प्रॉब्लम, ये ऊंच नीच जात पात की सारी प्रॉब्लम है, कल का कल यहां से खत्म हो जाए। जी, जो इसमें बताएंगे, जैसे मतलब आपने बताया कि इसमें प्रूफ करना क्या मतलब क्या प्रूफ करना चाहते हैं, इसमें थोड़ा इसमें बताएंगे। जो आप बता रहे हैं कि नौकरी जो खाई है, इसमें इसको कैसे आप प्रूफ करके दिखाएंगे भी इतने में जो नौकरियां एससी एसटी ओबीसी की जितनी भी नौकरियां थी उसमें तो कुछ उन्होंने खाया है, उसको कैसे सबूत करना, मतलब कैसे पेश करेंगे आप उसको? हाँ जी, मैंने ना आज तो चलो हम अचानक से कर रहे हैं, पर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट हम एक टारगेट करके चलेंगे। हम डेटे के साथ लेके आऊंगा कि जो एससी एसटी की, और सबसे जो बड़ा ट्रिक इन्होंने किया, जैसे हमारे एससी एसटी के भाई हैं वो हमेशा जब भी जितनी भी रिजर्वेशन ले रहे हैं तो जितनी भी रिजर्वेशन दी जा रही है उसको बार बार प्रचारा जाता है कि भीख ले ली, ऐसा कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। और ओबीसी को हमेशा बताया जाता है, ओबीसी और जनरल कैटेगरी को बताया जाता है कि आपको जॉब्स इसलिए नहीं मिल रही कि आपकी जॉब जो है वो एससी खा रहा है जी। ऐसा बिल्कुल गलत बात है। एससी तो अपनी भी जॉब्स को पूरा नहीं कर पा रहे, जितना उनको कोड़ा दिया गया है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। जितनी की जितनी जॉब्स है, अगर आप डाटा चेक करें तो वो 3% जो लोग हैं वही खा रहे हैं। और एक जो जनरल कैटेगरी में भी जितने ये ठाकुर राजपूत और दूसरी खत्री क्लास को डाल दिया है, उनको ये कहा जाता है कि आपको नीचे से खतरा है, ओबीसी से खतरा है। ओबीसी को कहा जाता है एससी आपकी जॉब खा रहा है, एससी को जो पढ़ाया जाता है आपको ओबीसी जीने नहीं देगा। तो ऐसा इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया है कि जिसमें जो असल में चोर है उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। लोग हमेशा आपसी उलझनों में फंसे रहते हैं
और हमें उन उलझनों से बाहर निकलना है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ सभी से कि मैं धीरे धीरे, जहां हम लोग, हमारी टीम जो है वो धीरे धीरे इस सब पर रिसर्च करके धीरे धीरे हर जाति को ये जो मानसिक शुद्रपन दिया जा रहा है लोगों को, और एक बार जब मानसिक शुद्रपन आ जाता है तो फिर आदमी लड़ने के काबिल नहीं रहता। ठीक है, वो करने के लिए ये सबको धीरे धीरे के इसको भी शूद्र लिखा है, उसको भी शूद्र लिखा है। भाई जब वो ग्रंथ ही हमारे नहीं है, जब उनका हमसे लेना देना ही कुछ नहीं है, तो उसके हिसाब से कुछ भी लिख दिया जाए तो हमें उससे क्या लेना देना। ठीक है जी, जी जी जी। और ये तो हकीकत में जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं, जिसको छूने का अधिकार नहीं, वो काय का ग्रंथ है वो तो बिल्कुल कोट कबाड़ के समान ही है ना। फिर दूसरी बात ये है कि मतलब जैसे हम देखते हैं इसमें कि जो क्षत्रिय है और वैश्य हैं, जिसे मानते हैं इनको कि ब्राह्मण तो ये ब्राह्मण के सबसे पक्के गुलाम जो कह सकते हैं इनको, जो मतलब कैसे जो कहते हैं ना कि बिल्कुल बेदिमाग के गुलाम कह सकते हैं इनको, क्षत्रियों को। और इसको खत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, खत्री जो है ना वो आने वाले वक्त में हम करेंगे। जो खत्री जो है, जो भारत के जो मूल निवासी जिनको ST SC OBC लोग बोलते हैं, यही असली में खत्री थे पहले। जो मतलब जंग, खत्री का मतलब होता है बहादुर इंसान, लड़ने वाला जंगों में और जीतने वाला, और गरीबों मजलूमों के जो हक में लड़ने वाला, दुश्मन को फिनिश करने वाला, खत्म करने वाला, तो उसको कहते हैं खत्री। और ये जो क्षत्रिय होते हैं, जो क्षत्रिय का मतलब होता है ब्राह्मणों के पक्के गुलाम, और वैश्य जो पक्के गुलाम। तो इनके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये ब्राह्मण इनका भी हक खा रहा है वैश्यों का और खत्रियों का? जी बिल्कुल बिल्कुल। जो जैन बिरादरी के लोग हैं, हो सकता है वो इनको फाइनेंस करके कुछ पैसा बना रहे हो, अदरवाइज ये उनका ना केवल फाइनेंशियल हक खा रहा है, उनको गलत लाइन पे लगा के, गलत लोगों के पीछे लगा के, बल्कि उनका मानसिक प्रताड़न भी कर रहा है। जब आप एक समाज में रहने वाले लोगों को हमेशा बताते रहोगे कि आपके पड़ोसी ने आप पे हमला करना है, आपके पड़ोसी में हमला करना है, और दूसरी तरफ दूसरे पड़ोसी को बात करते रहोगे, तो उस समाज में कभी भी सद्भावना पैदा नहीं हो सकती। ठीक है जी, अगर आपको हमेशा से अपने पड़ोसी पे खतरा ही लगा रहेगा कि उसने मेरे साथ कुछ गलत ही करना है, तो आप कभी भी सद्भावना से एक साथ नहीं रह सकते। और ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि आप एक बच्चे को हमेशा के लिए डर के माहौल में रखो, वो कभी भी बहादुर नहीं बन सकता। जी, तो आपकी बात से जैसे याद आया मुझे कि भाई जो पड़ोसी है उसको अगर मतलब पास में जो बैठे होते हैं, जैसे उसको डर 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 दिखाते रहते भी हमला करेगा, हमला, जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं, और पाकिस्तान वालों को भारत में जो मीडिया है कि पाकिस्तान हमला करने वाला, पाकिस्तान हमले करने वाला, हमला कर, जबकि इनके खुद ही करवा दें हमले से। जितने बैठे हैं हरामखोर बैठे हैं, जो मतलब इनको शैतान की पूंछ कह सकते हैं, जो भारत की जो एजेंसियां है, ये खुद ही बहुत सारे काम ऐसे करती है जो भारत की एजेंसियों ने ही मतलब भारत को बर्बाद कर दिया। ये जितना पैसा इसको भारत को मतलब गुमराह करने में लगा रही है, अगर इतना इस पे आधे पैसा इनको सुधारने में लगा दे तो भारत आज भी सोने की चिड़िया है। तो इसमें जो है मतलब इसका मतलब है कि जो 3% ब्राह्मण है, ये सबका हिस्सा खाने के चक्कर मतलब इसमें इतना बड़ा, इतना मतलब ऐसा कितना बड़ा पेट है इसका जो सबके हिस्से का केला खा रहा है फिर भी बढ़ नहीं रहा है। ये इसमें मानसिकता मतलब कैसी मानसिकता इसके अंदर है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मानसिकता आपको आती है, कोई भी तरह की मानसिकता आपको आती है आपकी एजुकेशन से, जहां जिस तरह की आपने पढ़ाई की है। जैसे आप बच्चे को, अपने को शुरू से, आपने गांव में भी इधर देखा होगा कि जिस बच्चे को शुरू से सिखाया जाए कि तू सुपीरियर है, तू सबसे ऊपर है, हर चीज पे तेरा हक है, बाकी के जो इधर लोग गांव में रहते हैं वो कीट पतंगे हैं। तो जिनको आप लोग अभी शूद्र हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जाटों को हमने शूद्र से बाहर निकालना है, तो आपने देखा होगा किसी किसी जगह पे जाट भी ऐसा बिहेव करते हैं। ठीक है, ये बात है सारी ट्रेनिंग की। जब बच्चे को बताया जाए, सेम थिंग विद गुजर, सेम थिंग विद द राजपूत, जो लोग ठाकुर हैं उनके, उसमें उन बच्चों का कसूर नहीं होता। जब आप बच्चे को शुरू से अफीम चटाना शुरू कर दोगे और उसको दिन रात यही उसको फीडिंग करते रहोगे कि आपने ऐसे सोचना, ऐसे बिहेव करना, ऐसे सोचना, ऐसे बिहेव करना, तो नेचुरली वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा। और अगर आप इनके ग्रंथों को उठा के देख लें तो उसमें देखें कि मुंह से पैदा होना, दूसरे लोगों का पैरों से पैदा होना, जब शुरुआत से ही काम है कि उसने सेवा करनी है, सेवा करनी है। और जो एक रामायण में आता है कि उसके बेर खा लिए जूठे और एक का अंगूठा काट लिया, ये सभी
मानसिकता ये देने के लिए की गई है कि उनका काम है आपको सर्व करना, ठीक है ना जी। जो दिखाया जा रहा है कि वो बहुत महान हो गया, उसने उसके 2 बेर खा लिए, ऐसा नहीं है। समाज में क्या परिवर्तन लाया, मेन बात तो ये थी कि समाज में क्या ऐसा क्यों नहीं समाज में परिवर्तन लाया गया कि उसके बेर पहले से ही बुरे समझे क्यों ना जाए। अगर वो भगवान है कोई बंदा, और वो तो सारे समाज को समझा सकता है कि इसके बेरों को, जबकि वो जो प्रसंग लिखा हुआ वो स्पेशली यही दिखाने के लिए लिखा गया है कि वो एक छोटी जात की औरत थी, और छोटी जात के औरत के बेर खाने से उस पर बहुत बड़ा एहसान किया जा सकता है। मतलब एक तो भूख खत्म करने का काम भी कर रहे हैं, दूसरे उसके ऊपर एहसान भी कर रहे हैं। जैसे अभी बराबर, जैसे बहुत सारे शैतान लोग भी बोलते हैं कि उन्होंने शूद्रों के घर का वो खाना खाया, तुमने शूद्रों के घर का खाना खा के उसका अपना पेट तो भर लिया, उसका पेट अगर खाली करेगा तुम लोगों ने मतलब नुकसान तो कर लिया, ऊपर तो और एहसान की बात करते हैं, एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर। संतोष मूल निवासी जुड़ा हमारे साथ। संतोष जी, आपका भाई शुभ मानवता न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी भाई साहब। जी सर, जय निवासी वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु फतेह साहब। वाहिगुरु जी का खालसा। जो डिबेट चल रही है हमारी, कोई सवाल है दिमाग में जो उत्पन्न हुआ तो पूछिए। सर, जैसे अभी सर बता रहे थे, ये बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी, बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सारी समस्याओं की जड़ जो की है वो है यूरेशियन जो विदेशी ब्राह्मण है वो यही है, दूसरा कोई नहीं है। शायद 3 दिन पहले आपको पता होगा, 3 दिन पहले मोहन भागवत ने खुद जाकर बोला है कि हम मुसलमान और हम भारत के हैं और हमारा डीएनए एक ही है। क्योंकि इसको बहुत बड़े संगठन ने, बावन मिश्रा साहब ने सिद्ध कर दिया कि ये लोग यूरोशियन और विदेश से आयु ब्राह्मण है, तब उन्होंने खुद जाके बोला। तो अभी इस पर ट्रेंड भी चला था, कल के दिन बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रेंड चला था कि ये लोग विदेशी हैं, और वो लोग अब ये सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग विदेशी नहीं है, हम लोग इंडिया के ही हैं, हम सब एक, हमारा डीएनए। साहब ने कहा अगर तुम इंडिया के हो तो अपना डीएनए रिसर्च कराओ ना, मैदान में आओ ना, मालूम पड़ेगा ना कि आप विदेशी हो के इंडियन हो। तो सर, सारी समस्या की जो जड़ है ना वो सारा ब्राह्मणी है, और इसी की वजह से आज हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, एसटी, एसटी, ओबीसी प्लस माइनॉरिटी भी लोग हैं, तो इन सारों की समस्या जरा, क्योंकि सारे पदों पर यही लोग बैठे हैं। आज आप किसी भी क्षेत्र में चला जाओ, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो न्याय का हो, चाहे वो राज्यपाल, किसी भी मीडिया हो, कुछ भी हो, ये लोग हर जगह वही बैठे हैं। यहाँ तक कि मेरे 4-5 केस थे, मैं वही 5 दिन से वहीं चला गया था सर। हर एक ऑफिस में, आपको पता होगा मेरे जो कंपनी में मेरा लफड़ा हुआ था कुछ, तो सर आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। मैं कल भी सर भोपाल से अभी आया हूँ, जस्ट भोपाल से, तो मैंने आपकी लिंक देखी तो मैंने भी जुड़ गया। सर मैं हर थाने में गया, यहाँ तक भोपाल में गया, और मैं लड़ रहा है, मेरी कोई मदद नहीं हो रही है। और यहाँ तक सर सारे लोग बोल रहे हैं कि वो आपकी कोई मदद नहीं होगी। यहाँ तक 5-10 लाख रुपए हमारा खप चुका है सर इस चीज में। और हम लोग, आपको पता है कि हम लोग बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, पैसे बहुत कैसे कमाते हैं वो हम ही जानते हैं सर। और जिसमें लूटने वाले जो सारे लोग हैं वो वही लोग हैं ऊपर पद पे, और जो लूटने वाले लोग हैं वो हमारे लोग हैं, एसटी, एसटी प्लस ओबीसी के। तो सर, और सर हमने कुछ दिनों पर हमने एक आरटी मांगी थी गांव की जानकारी, तो वो भी हमें नहीं दी जा रही है। कहीं पैसे सरपंच ने लगा दिए गए हैं, ऊपर तक सारे लोग मिले हुए हैं। क्योंकि मैं खुद, मेरे पास सारे सबूत रखे हुए हैं बैग में, सारे चीज, ऐसी नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको आईडी नहीं मिलेगी, आप कुछ भी कर रहे हो। डायरेक्ट सर, वो जो वहां बैठे हैं लोग, ब्राह्मण लोग सारे बैठे थे, बोलता नहीं मिलेगी, आप कुछ भी कर लो। तो मैं बोला सर, 2000 अधिनियम के 5 के तहत जो आईडी एक्ट बनाया था वो किसके लिए बनाया, फिर क्यों बनाया आपने, जरूरत नहीं इसको बनाने की, क्यों बनाया, फिर इसको लागू क्यों किया फिर सरकार ने। जी जी। तो सर ये सारी जड़ें हैं, वो लोग बैठे हुए सर इन पे, और सारी समस्या की जड़ है सर एक ही, और सर इसका एक ही कारण, एक ही निवारण है, सिर्फ जन आंदोलन। अगर इस देश को बचाना है, सिर्फ जन आंदोलन। जन आंदोलन से हमारे महापुरुषों ने, चाहे आप किसी को भी देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह को देख लीजिए, अपने जितने भी महापुरुष बहुजन समाज में हुए सबको देख लीजिए, कभी भी उन्होंने हथियार ज्यादा नहीं उठाए। सिर्फ ज्यादातर उन्होंने किया अपने शब्दों का प्रयोग किया। जो शब्द जो बाहर करता है वो कोई नहीं करता। हथियार हम जब उठाएंगे, दुश्मन हमको सीधा मारने आएगा तब, क्योंकि वो भी हमें मारने सीधा नहीं, डायरेक्ट नहीं मार रहा, वो भी हमें किसी वायरस के द्वारा या शब्दों के द्वारा मार रहे हैं हमको। हमें भी वही प्रयोग करना पड़ेगा, और इसका एक ही जड़ है जन आंदोलन। जन आंदोलन करेंगे तो देश में हमारी सत्ता होगी और हमारा राज होगा सर। गुरविंदर जी क्या कहना चाहते हैं इनकी बात के ऊपर आप? बिल्कुल जी, मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट इनके यहाँ से सुना है कि जो हम पे आजकल जुल्म कर रहे हैं वो ज्यादातर ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं,
ठीक है, वो हर जगह पे नहीं बैठा हुआ, वो लोग जो हैं ब्राह्मण, वो टॉप लेयर पे बैठा हुआ है, वहां से बैठ के जैसे वो आगे कठपुतलियां कंट्रोल कर रहा होता है वैसे ही उस पीछे बैठ के पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। मेन बात है सिस्टम पीछे से उसके कंट्रोल में है, और आगे से ओबीसी एससी एसटी में जगह जगह पर उसने अपने एजेंट बिठा रखे हैं। आप बिल्कुल भी इसको बात को छोड़ दें कि ये बंदा ओबीसी से है, ये एससी समाज से आ रहा है, ये एसटी समाज से। जब भी समाज में खराबी डालने का टाइम आएगा वो आप में से ही, वो खुद नहीं कभी आएगा। जब भी समाज उठ के खड़ा होने की कोशिश करेगा उसके पास एजेंट हर जगह पे बैठे हुए हैं। किसी को नौकरी का लालच दिया हुआ है, किसी को किसी चीज का लालच दिया हुआ है। जैसे मेघरा जी मेरे ख्याल से शायद संतोष भाई तो नहीं होंगे, जब पंजाब में इतना बड़ा चला और बहुत से 84 के बाद में जब गांव गांव के लड़के को मारना था तो आपको पता ही है किन्होंने मारा, ठीक है जी। क्योंकि आज का हमारा विषय जाटों का है थोड़ा सा, तो मैं इनकी मानसिकता, इनमें जो क्षुद्रपन लाने की मानसिकता है तो उसके बारे में बताऊं कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाता है जी। जो केपीएस गिल था वो कौन था? जाट था ना जी वो। जी जी जी। इन्होंने जो सिखों का मक्का कहा जाता है, सिखों के मक्के पे हमला किया था। अगर जाटों का धर्म से कुछ लेना देना होता डायरेक्टली तो जो आगे से लड़ रहे थे वो भी बराड़ थे, और जो बाहर से हरमंदर साहब को उड़ाने की कोशिश कर रहा था वो भी बराड़ था, कुलदीप बराड़, शायद आपको पता ही होगा। जी जानता जी। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी हम सोचते हैं कि ये जाट है, ये गुज्जर है, ये अहीर है, ये चमार है, ये ना सोचें, ये सोचें कि इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, वो आपके समाज के लिए नहीं बैठा। अगर आप थाने में जाते हैं तो वहां पे तो ओबीसी एससी एसटी में कोई बैठा है, पैसे तो वो लेगा आपसे। आपका तो अभी अभी ताजा एक्सपीरियंस है, आप सोचते हैं कि कुछ भी पैसे के बगैर मूव हो रहा है भारत में? जी। तो हमारा टाइम भी समाप्त की तरफ जा रहा है। थोड़ी बातें ऐसी बात, दो चार बातें पूछूंगा आपसे मैं। जैसे मतलब जाटों को शूद्रों की जो मतलब शूद्रपण से जो आपने बोला ना शूद्रपण, उससे जाटों को और दूसरों को जो मतलब एसटी एससी ओबीसी के लोग, कोई शूद्र नहीं भारत के अंदर, सब पहले महान इंसान थे, उनको शूद्र की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो इससे शूद्र की कैटेगरी से बाहर कैसे निकाला जा सकता है इनको, ताकि वो सुकून की सांस ले सके? क्योंकि शूद्र तो एक गुलाम का नाम है, और गुलाम कभी सुकून की सांस नहीं ले सकता। वो मारता है, इधर से मारता है, उधर से मारता है, और उधर से ड्रा कर रखता है सबको कि इधर पाकिस्तान हमला कर दे, नेपाल ने मार दे, उधर चाइना को छेड़ कर रखता है, उधर उंगली देकर रखता है, इधर का मतलब चारों तरफ ये फंसा कर रखता है। और वैसे नहीं अंदर खाते हाथ मिला कर रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब वो चोर भी है और जारी भी करते हैं, तो सारे काम करते हैं। तो क्या करना चाहते हैं इसके, मतलब जो वो तो करेंगे अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, लेकिन इनको जो एसटी एससी ओबीसी के लोगों को शूद्रों की कैटेगरी से ऊपर कैसे निकाल सकते हैं, या वो उनको कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं? जी भाई साहब। बिल्कुल, इसके लिए मैं जो आपको कह रहा हूं, देखिए मुझे दूर तक साउथ इंडिया में लोग सुन रहे होंगे, मैं कोई मेघराज जी जैसा सिख नहीं हूं, और मैंने कम्युनिज्म को भी बहुत पढ़ा है और उससे प्रभावित भी रहा हूं हर चीज से। पर भारत में दो चीजें जो हैं उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। एक तो धर्म को अगर आप सोचो कि एक ही रात में खत्म हो जाएगा, या 50 साल में या 200 साल में, ये खत्म नहीं होगा। और दूसरा है जाति। अगर आप सोचते हो 2 साल में, 5 साल में, 500 साल में जातियां खत्म होने लगी हैं, तो जो सबसे नीचे भी बैठा है उसमें भी जाति वो पकड़ के बैठा हुआ है। हमें इस सब दलदल से अगर निकलना है तो जो जाति पाति का ऊंच नीच का है उस पे जो कंट्रोल है वो धर्म का है। हमें उस धर्म से दूर होना पड़ेगा। हमें अगर जैसे हमारे महापुरुषों ने क्रांति लाने की कोशिश की है, वो इसीलिए लाए थे कि हम अगर इस धर्म के चक्कर से निकल जाएं। पर फिर भी जैसे हरियाणा का बहुत सा समाज है जहां से आप मेघरा जी आप तो और भी अच्छी तरह से जानते हो, तो जब बंदा सिंह बहादुर जी आए थे तो उनकी ज्यादातर सेना जो थी वो हरियाणा के इलाके से इकट्ठी हुई थी, क्योंकि सरहद जो है वो हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। पर मूल शंकर तिवारी जो थे गुजरात के, उन्होंने ऐसा उनको जाट देवता का एक लालच दिया कि घुमा फिरा के उनको उसी ट्रेन में बिठा के वहीं पे वापस उतार दिया, जहां से आज उनको फिर से
शूद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। जो आज किसानों की जमीनें छीनने की कोशिश की जा रही है, ये भी उसका ही एक पार्ट है। और ये जो सारी की सारी सरकारी जॉबों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये सभी स्टेप बाय स्टेप उसी के पार्ट है। जी, तो एक मैं खास बात बता देना चाहता हूँ, शायद सभी को पता होगा इसके बारे में, कि जिनकी जन्म कुंडली, जो ब्राह्मण जो है ना, अपनी मौत का खुद का सामान खुद ही लोगों को बांट देता है कई बार। जैसे है ना, एक कहानी सुनी होगी आप सभी ने कि तोता जो होता है ना, पहले तोता होता है, उसके जिन के पास में तोता था, मतलब तो कहता भाई तो जिन जो है ना तोते, उसमें अगर जिनको मारना होता तोते को मार दो, जिनको जिन मर जाता था, उसका नाम होता था। तो ऐसे ही इन्होंने ब्राह्मणों ने अपनी कमजोरी, अपनी जो ST SC OBC के लोग है, उनकी जन्म कुंडली छुपा रखी है। जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, जहां पर जिनकी भी जन्म कुंडली में ये चीज लिखी है वो शूद्र नहीं है, वो उनको ब्राह्मण अपना दुश्मन समझता है। मतलब दुश्मन का मतलब है जिससे मतलब जन्म कुंडली में लिखा होता है, एक तो वर्ण में लिखा होता है शूद्र और गण में लिखा होता है राक्षस। तो इंसान राक्षस कैसे हो सकता है? राक्षस का मतलब है कि वो अपना दुश्मन समझता है, वो अपना वो देवता समझता है। तो देवता और राक्षसों में कभी एक नहीं हो सकती है। बहुत सारे नाटक देखे होंगे आप लोगों ने, नाटकों में देवते हैं राक्षसों को मारते हैं, तो फिर ये अपने आप को देवता समझते हैं, दूसरों को राक्षस समझते हैं। और याद रखिए कि जहां पर जो नहीं लिखी वहां पर कुत्ता, बिल्ली, ऐसे ऐसी चीजें लिख रखी है उन लोगों ने। तो अभी आप देख लीजिए, जिनकी जन्म कुंडली में राक्षस और शूद्र लिखा है, वो शूद्र नहीं है, भारत के मूल निवासी है, राजे महाराजे थे कभी और आने वाले वक्त में बनेंगे। तो ये हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं। मनदीप सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, संतोष सिंह कुछ और बोलना चाहते हैं, बोलिए। हमारा टाइम समाप्ति की तरफ जा रहा है, बस बताइए। सर मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने भी बोला था कि शूद्र, तो साहब मैं ये बोल रहा हूँ कि बाबा साहब के जो गुरु थे महामना ज्योतिराव फुले, वो लिखते हैं अपनी किताब में कि शूद्र कौन है, आखिर शूद्र है कौन? शूद्र अति शूद्र, तो शब्द उन्होंने दिए थे। तो शूद्र उन्होंने ST SC को नहीं कहा, उन्होंने OBC को शूद्र कहा। तो OBC समाज का जो वर्ग है वो शूद्र है, ये मैं नहीं कहता, ये महामना ज्योतिराव फुले कहते हैं। तो OBC समाज इतने, और उनको बाबा साहब ने अपना गुरु माना, तो वो कहते हैं शूद्र अति शूद्र, यानी OBC शूद्र है। तो OBC को समझना चाहिए। इतने भी सारे जो ब्राह्मण लोग हैं वो OBC को ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। वो हमको समझते हैं कि शूद्र हमको बोल रहे हैं, हम तो शूद्र हैं, हम तो अन्य से। अभी इसको खत्म कर दीजिए। ST SC OBC के लोग कोई शूद्र नहीं है, ना ही OBC के लोग शूद्र है, ना ही SC के लोग शूद्र है, कोई शूद्र नहीं है, भारत के मूल निवासी है। और भारत के राजे महाराजे थे तो महाराजा बनेंगे आने वाले वक्त। तो शूद्र को तो ब्राह्मण सबसे बड़ा शूद्र ब्राह्मण है, क्योंकि इन लोगों ने दूसरों को बेवकूफ बनाता है, गुलाम बनाता है दूसरों को। हम तो सर हैं ही, हमारे महापुरुषों का इतिहास तो है, हम तो हैं ही, पर उनके धर्म ग्रंथ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, ये लिखा हुआ है ये चीज। धर्म ग्रंथ तो अमान्य घोषित करेंगे, जब हमारा राज आएगा ना उसको अमान्य घोषित। आज अदालत कोर्ट में जाते हैं तो गीता को पूछते हैं ना, जो भी बोलो सर गीता हाथ रख के बोलो, तो झूठे तो गीता पढ़ रही है ना, तो कैसे हो गया धर्म ग्रंथ, कैसे हो गया वो? आप इस सिद्ध कर सकते हैं। और हमारे तमाम सारे लोग इसको मानते हैं। जी जी जी। मनदीप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? तो बहुत लेट जुड़े हैं, बताइए क्या कहना चाहते, सवाल करना चाहते हैं, कुछ सलाह देना चाहते हैं? ऐसा है कि जो आपकी जो विचार चल रही है ना शूद्र के बारे में, या ये बातें, हम इनकी विचारधारा को तो बिल्कुल, हमारे गुरुओं ने नहीं माना तो हम क्या मानेंगे? हम तो बिल्कुल हम तो ये बात भी नहीं करना चाहते जो ये वर्ण आश्रम या जो भी जो इसकी बात जो जन्म कुंडली की बात है, ये तो हम यदि हम समानता के आधार पर चलते हैं तो हम बिल्कुल मूल इसको रद्द करते हैं इस बात को। और हम तो सुनने को भी तैयार नहीं है, जो वो बोलते हैं वो बकवास करते जाए, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जो गलत बंदा आदमी बोल रहा होता है ना, तो उसको सुनना नहीं चाहिए, उसकी डिस्कशन भी नहीं चाहिए होनी चाहिए ऐसे लोगों की। क्योंकि गुरबानी कहती है मूर्ख है नाल ना लुझिए। तो गुरबानी के हिसाब से तो जो नीच है वो है जिसके कर्म नीच हो, वो कोई जन्म या कोई ऐसे इस आधार से वो कोई नीच नहीं होता। जैसे गुरु नानक साहब ने कहा है ना, नीचा अंदर नीच जा नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डिया स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालिए तिथे नदर तेरी बख्शीश। हमको तो ऐसा संदेश दिया गया है। नीच उसको कहा गया है जो झूठ बोलता है, जो सत्य के रास्ते पर नहीं चलता, जो गलत रास्ता अख्तियार करता है, जो मुंह से कूड़ बोलता है, वो समाज का गंद इकट्ठा कर रहा है जो झूठ बोलता है। और इसी तरह के साथ जो लोभी है
उसको भी इसी हिसाब से वो चीजें जो है वो महाराज ने जैसे बताई गई है वो हम उस विचारधारा से के धारणी है। हम तो इनकी विचारधारा को मूल रूप से रद्द करते हैं और रद्द करते रहेंगे। इनके साथ कोई मतलब ही नहीं है यदि ये ऐसी बात करते हैं। तो धर्म वो है जो समाज को समानता सिखाता है। धर्म वो है जो एक सोशल जस्टिस की तरफ बढ़ता है कि हर एक को बराबर बढ़ने का अधिकार है, हर एक को शिक्षा का अधिकार है, हर एक को सेहत का अधिकार है, हर एक के साथ जो है मिलने बरतने का अधिकार है, जो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में सभी को बराबर का जो दर्जा दिया गया है वो एक मॉरल एग्जाम्पल है इस बात की कि हम सबको बराबर मानते हैं और मानते रहेंगे। और जब तक जो सिख विचारधारा है उसको अपनाने के लिए, इसलिए हम कहते हैं जो हम बात करते हैं बेगमपुरा की, जो बात करते हैं निश्चल राज की, जो बात हम करते हैं खालसा राज की, हलेमी राज की, वो यही बात है कि हम समाज में समानता और बराबरता चाहते हैं। जो सो कॉल्ड पंडित वर्ग ब्राह्मणिज्म जो नहीं चाहता वो हम इसके बिल्कुल विरुद्ध है। और महाराज ने भी कहा जो जब ये कहे विपरण की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत, जब हम विपरण की रीत पर चलना शुरू करेंगे, जहां उनकी विचारधारा को सुनना भी शुरू कर देंगे ना, तो फिर भी हम गुरु के सिख अखबा नहीं सकते। तो ऐसी हमें कठोर जो बातें हैं हमेशा ही बताई गई हैं और इन बातों को हमेशा ही हमें ज़हन में दिमाग में रखना चाहिए। हम इनकी विचारधारा को मूल रूप से रद्द करते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं। जब तक सिख पंथ रहेगा उनकी विचारधारा मानने वाली एक बात रहेगी, हम इनका स्पष्ट रूप में विरोध करते रहेंगे। समा आएगा जाएगा, ये विरोध निरंतर जारी रहेगा, मेरा जी कहना है। 2-3 बातें मिक्स करिए मनदीप सिंह जी आपने इसमें। एक तो आपने शुरू में बोल दिया कि भाई मूर्खलाल लूजिए, अगर जो सुनेगा नहीं तो लूजेगा कैसे? आपने सुन लेना, उसको ज्ञान दे देना, ये अलग बात होती है थोड़ी। और आपने 1-2 मिक्स और बात कर दी इसमें। नीचे जो उसको कहते हैं, आपने एक तरफ तो पंक्ति पढ़ दी कि गुरु नानक साहब कहते हैं नीचा अंदर नीच जात नीचू हति नीच, नानक तिनके संग साथ वडिया स्वीकारी। यहाँ पर नीचा आपने उसको बोल दिया, लेकिन वहां पर विचार दूसरी मिक्स कर दी थोड़ी सी। तो नहीं विचार मिक्स नहीं किए क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। हम उस बात के धारणी है कि जो जिसको उसने नीच समझा है ना, हम उसको नीच नहीं समझते, हम इसको अपने बराबर समझते हैं। गुरु नानक साहब ने जो बात कही है वो मिक्सअप करने वाली बात नहीं है, वो हमें सबको साथ रलाने की बात है, सबको मिक्स करने की बात है। वही बात मैं समझाना चाहता था। ये नीच का मतलब होता है जो भीख मांग के खाने वाला, भगवान के नाम पर लूटने वाला, दो लोगों के साथ में धोखा करने वाला, ठग करने वाला, जिसको संत रविदास जी कहते हैं। ये मतलब गुरु कबीरदास जी कहते हैं ये हर के संत ना आखिए बनारस के ठग, सबसे बड़े ठग चोर डाकू लुटेरे ये जो भगवान के नाम पर लूट रहे हैं, स्वर्ग नरक के नाम पर लूट रहे हैं, जिन्होंने जात पात में समाज को बड़ा मानवता को तोड़ करके इन्होंने जो गुनाह करा है। सबसे बड़ा जो गुनाहगार है इंसानियत का वो ब्राह्मण है, क्योंकि गुरु नानक साहब जी के बारे में कहते हैं कि मत्थे टिक्का तेड़ तूते कखाई हद छुरी जगत कसाई के सबसे बड़ा जो कसाई है वो बुच्चर ऑफ द वर्ल्ड। ये ब्राह्मण सबसे बड़ा कसाई जिन्होंने पूरे समाज को तोड़ दिया, क्योंकि इन्हें 4 हिस्सों में तोड़ा है। जैसे पैर से किसी को निकल कर दिखा दिया, टांग से किसी को निकल कर दिखा दिया। अगर किसी माँ के हम तो मानते नहीं ना है किसी के जो मुंह से निकला हुआ ब्राह्मण है उसको हम 1 लाख रुपए देंगे, हमारे साथ में विचार कर ले आकर के अब 1 लाख रुपए नाम का देंगे। अगर मुंह से पैदा होकर दिखाया मैं अभी तो 1 लाख का नाम भी देगा, इसको डेबिट भी लेकर आए। तो ये जो सारी जो है ना, मतलब एक कूड़ कचरा जो है जात पात को, ये बिल्कुल ही एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। तो इसमें हम खत्म कर देंगे जाट पात को आने वाले वक्त में। तो शूद्र भी जो है ना, जो SC ST OBC के लोगों शूद्र नहीं है, ये गुरविंदर सिंह भी कह रहे हैं और सभी के सभी कह रहे हैं, इसे बांटने के लिए सभी के सभी। तो एक गुरविंदर सिंह जी लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरा जी नेक्स्ट टाइम मेरे पास अभी पड़े हुए हैं सबूत, पर अभी हमारे पास टाइम खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ सबूत शेयर करने के साथ ये बात आप लोगों को सभी आपके दर्शकों को प्रूव करेंगे कि ये जितना भी इन्होंने कचरा फैलाया है उसका ये जो हमारी धरती है इससे कोई लेना देना नहीं था। और मैं जितने भी हमारे पूर्व की तरफ या दक्षिण की तरफ भाई बैठे हैं, हम देखिए हम तो इस गंदगी से बाहर निकल चुके हैं। मैं अगली बार आपसे डाटा भी शेयर करूंगा कि सबसे कम अगर जातीय नफरत और जातीय दंगे हुए हैं, हालांकि वहां पे हर रोज कोशिश होती रहती है, वो पंजाब में हुए हैं। और उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ सिक्खी। और जो मेरे दूर दक्षिण तक बैठे हैं, सिखों को देखते ही सोचना शुरू करते थे, मेरी बात उनसे होती रहती है, बोलते एक ही दिन में क्या हमें दाढ़ी रखनी पड़ेगी? आपको पहले वैसी सोच करनी पड़ेगी। मैंने तो अभी तक नहीं रखी, मैं तो कम्युनिज्म की तरफ से आया हूं।
ठीक है जी। पर हमें ये जरूर पता चल गया है कि अगर हमें कोई चीज इकट्ठा कर सकती है दूर ईस्ट और दूर साउथ तक, हमें अपने भाइयों को भी ये मैसेज देना चाहिए। हम तो देखो इस गंदगी से निकल चुके हैं, नाम शूदर समझते हैं खुद को और नाम शूदर समझते हैं अपने पड़ोसी को, ना दूसरी तरफ वाले को। हाँ, अपना अपना कितना है वो सब कर रहे हैं, वो तो हम कनाडा अमेरिका में भी कर ही रहे हैं जी। तो कुछ और कहना चाहते हैं भाई संतोष जी, आपका क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? संतोष जी। सर ये बहुत अच्छी बात है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है इस भारत में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। इस बात की शायद आप लोगों को भनक लग रही है। इस देश में जंग होने वाली साथियों, अब जंग होगी पत्थर की नहीं, इसकी नहीं, बंदूक की नहीं, जंग होगी विचारधारा की, और बहुत बड़ी जंग होने वाली साथियों, ये क्लियर है। चाहे इसमें कोई भाग ले या ना ले, लेकिन इस चीज में जंग होने वाली दोस्त, इस बात का आगाह हो चुका है। आप शायद इसको कुछ दिनों में कहीं हमारे कुछ लोग, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, आप शायद इस बात को जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ के इंडिया में 5% वैक्सीन नहीं लगी है और मीडिया दिखा रही है कितनी सारी वैक्सीन लग चुकी है। आप जान सकते हो हमारे लोगों को ये लोग किस तरह से भड़का रहे हैं और किस तरह से लोगों से विचारधारा गलत डाल रहे हैं। तो हमें गांव गांव तक जाना है, अपने समाज को समझाना है कि आपको गलत लोगों के बीच ना बैठे, गलत विचार में अपने अंदर डालें, अपने महापुरुषों को पढ़े, जो भी अपने महापुरुष हुए बहुजन समाज में कितने भी महापुरुष हैं उनको पढ़ें और अपने देश अपना है। और हम लोग भारत के इंडियन है, और ये इस बात में कहूंगा, चाहे मैं बार बार कहता हूँ, सिख भाई हो चाहे कोई भी समाज का हो, इस देश को हिंदुस्तान ना बोले मेरे दोस्त। ये देश हिंदुस्तानी, अगर वो संविधान को मानता हो, संविधान को अगर मानता हो, तो बाबा साहब ने पहले लाइन में लिख दिया है इंडिया दैट इज भारत, बस। क्योंकि आप बाहर जाते होंगे, विदेश में जाते होंगे, तो उसमें लिखा होगा ना पासपोर्ट पे इंडिया दैट इज भारत, और कुछ नहीं होगा, हिंदुस्तान नहीं लिखा होगा उसके ऊपर। हमारे लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, सारे लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, सारे लोग बोलते हैं, एक पढ़ा नहीं उन्होंने संविधान को। संविधान लागू आप झूठ बोल रहे हैं, सारे लोग नहीं बोलते हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं, 100 में से 25 विदेश में बैठे ना, विदेश में वो लोग भी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो विदेश में बैठे ना, वो जाते हैं पासपोर्ट लेके जाते हैं, वो लोग भी चिल्ला के हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते हैं। उनके वो चलो वो तो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन सारे बोलते 25% बोल सकते हैं। मनदीप सिंह कहना चाहता है। नहीं संतोष जी, ये बात की है ना भारत और इंडिया की, क्योंकि जो बाहर वाले आदमी हैं, जब वो धर्म के आधार पर देशों की वंड की बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हिंदू लोग ये है वो इस देश में ज्यादा डोमिनेट करते हैं, इसलिए वो हिंदुस्तान कहना शुरू कर देते हैं। और इसका कोई मतलब नहीं है इस बात का, वो डोमिनेशन दिखाने के लिए कहते हैं कि वहां पर उनकी डोमिनेशन है, वो वहां पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, इसलिए वो कहते हैं। मगर इसका नाम यदि संविधान एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो वो भारत और इंडिया ही होगा, और कोई नाम नहीं। जब हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर इंडिया कहते हैं, जो भारत के लोग हैं वो भारत कहते हैं, भारत भी हम हिंदी में कह देते हैं, मगर इंडिया जो है वो ज्यादा मशहूर है, इंडिया लागू ज्यादा दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब हम विचारधारा की बात करते हैं, विचारधारा अच्छी विचारधारा को अपनाना, जिससे जो है समाज के सारे वर्गों का न्याय हो, सारे वर्गों को जस्टिस मिले। जो वर्ण वंड है, जो आश्रम प्रथा है, उसका महाराज ने भी विरोध किया है, और हमें भी इस बात पर हमेशा आगाह रखना चाहिए कि ऐसी बात हमें, हमारे में ऐसी विचारधारा कभी भी प्रभाव ना डाल सके हम, क्योंकि ऐसे लोग जो ऐसे भ्रम फैलाते हैं, हमें हमेशा ही इसी तरीके के साथ ऐसे प्लेटफॉर्म बना करके इन लोगों का विरोध भी करना चाहिए। यदि सामने आए तो सामने भी होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में, जैसा भी समय मिले, जैसा भी मौका मिले, इन लोगों को हमेशा ताड़ना करते रहना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, क्योंकि हम समाज में बराबरी की भावना चाहते हैं, बराबरी रखना चाहते हैं। आने वाले पीढ़ियों को यदि हम कुछ दे के जाएं, बराबर का अवसर, बराबर का मौका, बराबर की अपॉर्चुनिटी सबको मिले, ऐसा जो है समाज हमेशा सृजने में हमारी छोटी से लेकर छोटी और बड़ी से लेकर बड़ी कोशिश, जैसी भी कोशिश हो, वो कोशिश हमेशा ही रहनी चाहिए, मेरा ये कहना। जी जी, इसमें बड़ी बराबरता चाहते तो है, लेकिन हमें फलाना पड़ेगा, बराबरता लाने के लाएंगे कैसे, तो हमें इसमें कोशिश कराने वाले मेरा सिंह जी, एक बात मेरी है कि साहब अधिकार कभी कोई मांगने से देता नहीं है और मिलते भी नहीं है, वो छीनने पड़ते हैं साहब। ये बहुत गुरु ग्रंथ साहब भी बोलते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि अधिकार छीनने पड़ते हैं साहब, लड़ना पड़ता है उनके लिए, कोई नहीं देगा आपको।
कि हमें भीख दे दो, भीख दे दे सर, छीनने पड़ेंगे लोगों से हमारे अधिकार। नहीं, अधिकार नहीं लेंगे, अब तो राज करेंगे। अब राज आने वाले वक्त में राज बेगमपुरा करना होगा, ये तो हम सब राष्ट्र बेगमपुरा बनाएंगे ना इसको। भारत होने वाला है। जो मनुवादियों के लिए गोबरस्तान का देश का मैंने ऐलान किया वो देखो बनाएंगे। हमारे किसान भाई हैं, हमारे इनको- किसान भाई जो लड़ रहे हैं, सिख वहाँ पे लड़ रहे हैं, दिल्ली में कितने दिनों से लड़ रहे हैं साहब। आप देख सकते हो कि सरकार जो है किस तरह से लोगों को बर्बाद करने का, हमारे किसान भाइयों को ये लोग कैसे लूट रहे हैं। सरकार को बुरा मत कहें, सरकार अच्छा करेगी, क्योंकि जब लोगों को जोड़नी पड़ेगा तब तक जागेंगे कहाँ? लोगों को तो जगाया जा रहा, दिन नहीं जागेंगे, जब डंडा लगेगा पीछे तभी जागते हैं लोग बाग। लेकिन ये अच्छा है कि देश के लिए जो है देश को पता लग रहा है कि सिख जो है ना भारत पर राज करने वाले हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि सिखों ने ही इसमें जो चल रहा है ना, सिखों का पार्ट जो है ना, ये बहुत अच्छा सामने आ रहा कि सिख ही एक ऐसी कौम है जो पूरे भारत को क्या पूरे वर्ल्ड को संभाल सकती है। और ये बेगमपुरा राष्ट्र बनाएंगे, जिसको कहते हैं राष्ट्र बेगमपुरा, जिसको सच्चाई का राज, अच्छाई का राज, और गुरु गोविंद सिंह का राज, खालसा राज और हलेमी राज, इसको सबको मिलाकर कहते हैं सच्चाई का राज। तो मनुवादियों के लिए हम खोलेंगे गोबरस्तान में जो है ना, गोबरस्तानियों को गोबरस्तान भेजेंगे ना। एक आज के बाद में सभी जो मनुवादी मीडिया है, मनुवादी जो मोहन भागवत, इनको सबको गोबरस्तानी बोले, ताकि एक मतलब ये सबको जो खालिस्तानी बोलते हैं, पाकिस्तानी बोल देते हैं, किसी को कोई गोस्तानी बोलते हैं, तो इनको गोबरस्तानी कह के बोला है। लेकिन राष्ट्र और बेगमपुरा इसको हम जरूर बनाएंगे। गुरविंदर सिंह जी कुछ कह रहे, कुछ करे? आवाज आपकी आवाज खोल लीजिए। मैं एक और बात कह रहा हूं कि देखें, हम जैसे तीन भाई इस वक्त कनाडा अमेरिका में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी ऊंच नीच नहीं है। तो कितना अच्छा सिस्टम चल रहा है। अगर हमें वहां पे भी बना लें, वहां पे ऊंच नीच का फायदा सिर्फ और सिर्फ 3% लोगों को हो रहा है और किसी को फायदा नहीं हो रहा। और जो मेरे दूर साउथ और ईस्ट में बैठे हुए लोग हैं, जब उनको ये खालसा और खालिस्तान से डराया जाता है, तो उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि जो पंजाब के लोग हैं, जो सिखों से, उन्होंने कभी भी कहीं पे राज करने नहीं आना। राज जो है वो लोगों ने खुद ही खुद पर करना है। पर सिर्फ ये है कि अगर हम लोग मिलके, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग मिलके एक सरकार बनाएं और कंट्रोल उसका अच्छा हो, तो नीचे तक जो लोग कनाडा अमेरिका में रहते हैं, ऐसा सिस्टम हम नीचे तक दे सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा करेंगे आने वाले वक्त में। जो हमने तो इसका मैनिफेस्टो बना दिया है, इसका जो एक मानव समाज पार्टी का गठन भी कर दिया हमने, इसका बहुत जल्दी आपके सामने होगी ये। और मानव समाज का राज होगा, जिसमें सिर्फ जात पात को खत्म कर देंगे शुरुआत में ही। और ये जो ब्राह्मणवाद जो इनको जो मंदिर से बाहर निकाल देंगे, जो इनके थे बुद्ध मठ जो है उनके हिसाब करेंगे, हवाले करेंगे। बाकी इनको जो है कि इनके लिए देश बना के छोड़ा जहाँ पर ये खुशी से रह सके। इनको चेक मिल जाएगा हर साल जो भी है, हर महीने का, जो खा पी रहेगा आराम से, खा पी कर सो जा करेंगे। तो ऐसा करेंगे, इनके हम परेशान नहीं करेंगे जैसे परेशान करते लोगों को, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान से मोहब्बत करते हैं। हमारे सामने गुरु साहब कहते हैं, ना को बरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाए। हम तो गुरु के बच्चे हैं, तो उस पर चलने वाले हैं। तो याद रखिए, वाइश्व मानवता ही एक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी है जो पूरी आवाज उठाता है। बेगमपुरा राज जरूर बनाएंगे और लोगों के लिए फायदेमंद होगा। बेगमपुरा का मतलब है जहाँ कोई गम ना हो, खुशी से रह सके लोग, ऐसा राज कायम करेंगे। थैंक यू सबका। गुरविंदर सिंह जी आपका भी, संतोष जी और मनदीप सिंह जी सभी का धन्यवाद। और आने वाले वक्त बात करेंगे कि कैसे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, थैंक यू सब।